माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द श्रीकर्णी लर्निंग ऐप। श्रीकर्णी लर्निंग ऐप के जरिए आप क्लास 9 से लगाकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट की बहुत ही अच्छे ढंग से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इस ऐप के जरिए आपको सब सब्जेक्ट की जो आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और सब सब्जेक्ट का आपका नॉलेज मिलने वाला है, और वो भी बहुत ही मजेदार तरीके से। यहां पर आपको बेस्ट फैकल्टी के जरिए आपको यहां पर टीचिंग कराई जाएगी, और यहां पर आपको बहुत ही अच्छे ढंग से आपको सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी। यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है यहां पर इस प्लेटफॉर्म के जरिए, कि सबसे पहले आप इस चैप्टर के जो भी आप चैप्टर्स पढ़ते हैं या आप जो भी बुक्स पढ़ते हैं, उस बुक्स को आपको डे टू डे लाइफ से कनेक्ट किया जाएगा, ताकि आप उस बुक से कनेक्ट हो सके और उस चैप्टर से कनेक्ट हो सके। फिर उसके बाद में उस बुक के जो कंटेंट है उसको स्टार्ट कराया जाएगा। और मैं गौरव, आपका मैथ एजुकेटर्स, आपको मैथमेटिक्स के लिए आया हूं, और यहां पर मैथमेटिक्स आपको इतनी मजेदार तरीके से पढ़ाई जाएगी कि जो मैथमेटिक्स से जिन बच्चों को डर लगता है वो डर भी आपके लिए खत्म हो जाएगा, और साथ ही आपका जो मैथमेटिक्स के प्रति जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा। और इस मैथमेटिक्स चैप्टर यहां पे जो मैथमेटिक्स की बुक है, इसको इतनी ढंग से इजी बनाई जाएगी, इतनी ढंग से इजी बनाई जाएगी कि आपके लिए मैथमेटिक्स हो जाएगी बहुत ज्यादा आसान, और मैथ के लिए जो आपका डर है वो भी हो जाएगा एक दिन खत्म। क्लियर हो गया होगा। यहां पर देखिए मेरा जो मेन मोटिव है यहां पर पढ़ाने का, सबसे पहले मैं आपको क्या करूंगा, चैप्टर्स को डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करूंगा। डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करने का मतलब क्या है, आपकी दैनिक दिनचर्या के अंदर जहां कहीं भी आप मैथमेटिक्स देखते हैं, उस मैथमेटिक्स को वहां से लेके आऊंगा आपके चैप्टर के अंदर, और फिर वहां से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट चैप्टर पढ़ाया, फॉर्मूले पढ़ाया और काम खत्म, ऐसा हम नहीं करेंगे। पहले चैप्टर को कनेक्ट करेंगे हमारे डे टू डे लाइफ से, उसके बाद में हम क्या करेंगे बेटा, चैप्टर को डीपली स्टडी करेंगे कि चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज है, कौन से फॉर्मूले हैं और किस तरीके से लर्न करने हैं। देखिए फॉर्मूले को, मेरी क्लास में है आप, तो अपने दिमाग से इस चीज को हटा दीजिए कि फॉर्मूले को हमें कभी भी लर्न करना पड़ेगा। लर्न करने का मतलब क्या है बेटा, रट्टा मारना कभी भी नहीं है आपको फॉर्मूले में, यदि आप मेरी क्लासेस के अंदर हैं। रट्टा मारना नहीं है, क्योंकि मैं यहां पर आपको फॉर्मूले को इस ढंग से लर्न करवाऊंगा कि आप उससे रट्टा मारना भूल जाएंगे, और आप केवल उसको समझेंगे एक बार, और आपको वो लाइफ टाइम के लिए फॉर्मूला याद हो जाएगा। यस बच्चा, यहां पर आपको इस क्लासेस के जरिए, इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको मैथमेटिक्स के सारे जितने के सारे फॉर्मूले आने वाले हैं आपके बुक के अंदर, उनको भी बहुत ही इजी तरीके से आपको लर्न करवाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 9 की चैप्टर्स बुक को, और इस चैप्टर बुक के अंदर जो हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है बेटा, यहां पर नंबर सिस्टम को ले रहे हैं। और इस नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए संख्या पद्धति को ले रहे हैं यहां पर, और संख्या पद्धति को यहां पर बहुत ही डीपली स्टडी करेंगे कि संख्या पद्धति होती क्या है, हम इसे डे टू डे लाइफ में कैसे दे सकते हैं, और किस तरह से इसे पढ़ा जा सकता है। तो बात करूंगा संख्या पद्धति की, तो संख्या पद्धति आपके एग्जाम के अंदर देखिए बेटा, ये कैलकुलस वाले चैप्टर का आती है। मतलब यहां पर आपके जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति को बोलते हैं यहां पर, ये जो चैप्टर्स है आपके लिए एग्जाम के अंदर 2 से 4 मार्क्स का आता है, 2 से 3 नंबर का आता है यहां पर। अब ये 2 से 3 नंबर का जो चैप्टर है यहां पर, अब हमें इसको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना है। पहले ये देखते हैं संख्या पद्धति कहां काम आती है। तो देखिए संख्या पद्धति आपके हर जगह काम आती है। कैसे काम आती है, देखिए कहीं पे भी नंबर उठा लीजिए, संख्या को उठा लीजिए, संख्या को उठाएंगे तो वहां पर आपको संख्या पद्धति के बारे में जानकारी मिलेगी ही मिलेगी। जैसे देखिए मैं बात करना चाहूंगा, आपके पास एक संख्या रेखा होती है। संख्या रेखा के बारे में सभी ने सुन रखा होगा। अच्छा, संख्या रेखा के बारे में नहीं सुन रखा होगा तो आपने इंची टैब के बारे में सुन रखा होगा, आपने घरों में देखा होगा इंची टैब वगैरह। उसको जरा खोलते हैं तो उसके बारे में आपको क्या दिखता है, वहां पर नंबर ही नंबर दिखता है। या फिर सबसे अच्छी बात बोलूं, आपके पास होती है स्केल। स्केल के ऊपर क्या होता है बेटा, नंबर लिखे हुए होते हैं। वो नंबर का जो अरेंजमेंट होता है ना बेटा, नंबर को जो जमाया हुआ होता है, उसी के बारे में आज हम यहां पर पढ़ने वाले हैं कि ये जो संख्या पद्धति है, ये संख्या पद्धति कैसी होती है, किस तरीके से काम आती है, और हमारे डे टू डे लाइफ में क्या है। तो डे टू डे लाइफ में कहां यूज आती है बेटा, स्केल के अंदर काम आती है। देखिए स्केल के अंदर आप सभी ने देखा होगा कि वहां पर नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। तो उन नंबर्स को किस तरह से अरेंज किया गया है, वो नंबर वहां पर क्यों लिखे गए हैं, उन सभी के बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखिए संख्या पद्धति पढ़ने से पहले हम जरा गौर करते हैं संख्या रेखा पर। संख्या रेखा क्या होती है, तो जरा देखिए संख्या रेखा क्या होती है आपके पास। तो आपके पास एक रेखा होती है बेटा, यहां पर क्या होती है, एक रेखा होती है। उस रेखा के अंदर आप बात करेंगे तो यहां पर ये सेंटर पॉइंट क्या होता है बेटा,
जीरो होता है, ये जो मिड पॉइंट होता है यहाँ पर, ये जो बीच वाला बिंदु होता है ये जीरो होता है। क्लियर? अब इस जीरो से हम क्या चले बेटा, राइट साइड की तरफ चले, मतलब क्या करने वाला हूं, इस जीरो से इसकी तरफ चलता हूं तो यहां पर मुझे धनात्मक संख्या मिलती है। क्या मिलती है बेटा, यहां पर धनात्मक संख्याएं मिलती है। यहां से क्या मिलती है, यहां से धनात्मक संख्याएं मिलती है। इस जीरो के इस तरफ चलता हूं तो यहां से मुझे क्या मिलती है बेटा, ऋणात्मक संख्याएं मिलती है। क्या मिलती है मुझे, यहां पर ऋणात्मक संख्या मिलती है। किस तरह से मिलती है, देखिए बात करें यहां पर, तो यहां पर देखिए शुरू से +1 मिलता है, यहां पर +1 मिलता है, आगे +2 मिलता है, फिर +3 मिलता है, +4 मिलता है, +5 मिलता है, +6 मिलता है। यस, आपने बचपन में ये कभी ना कभी पढ़ा होगा। यस, अब आगे चलते हैं यहां पर, तो देखिए यहां पर मैं चलता हूं, इसके इस तरफ तो धनात्मक संख्या मिली है, इसके इस तरफ चलते हैं तो ऋणात्मक संख्या मिलती है। लेकिन ये कहां तक मिलती है, ये हमेशा हमें कहां तक मिलती है बेटा, अनंत तक मिलती है। क्या मिलती है, अनंत तक मिलती है। और अनंत को दिखाने का तरीका होता है बेटा 8 जो होता है ना, 8 जो होता है, 8, उस 8 को बोलो बेटा सो जाए, तो वो बेटा सो जाता है, तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसको बनाते हैं अनंत। अनंत का मतलब क्या होता है बेटा, देखिए जैसे मैं बोलता हूं अनंत क्या होती है, तो देखिए जिन संख्याओं के बारे में हम डिफाइन नहीं कर सकते, जिन संख्याओं के बारे में हम बता नहीं सकते, वो हमारे पास क्या होता है बेटा, अनंत होता है। जैसे कि देखिए 500 के आगे जाएंगे तो 1000, 1000 से आगे जाएंगे तो 3000 के आगे जाएंगे, 10,000 के आगे जाएंगे तो करोड़ के बाद आगे और भी चलते रहते हैं ना, जहां पर हमारी लिमिट खत्म नहीं होती है, वो हमारे लिए अनंत होता है। तो देखिए संख्या रेखा के अंदर हमने क्या देखा, संख्या रेखा के अंदर देखा कि हमने देखा कि यदि संख्या रेखा के यदि राइट तरफ चले, राइट तरफ मतलब इस तरफ चले यहां पर, तो हमें यहां पर धनात्मक संख्या मिलती है, और लेफ्ट साइड मतलब ऋणात्मक संख्या की तरफ चले तो यहां पर सारी संख्या मिलती है, ऋणात्मक संख्या मिलती है। अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, बहुत सारी संख्या है। अब इन बहुत सारी संख्याओं को हम क्या करेंगे बेटा, जूम कर करके देखेंगे। जूम कर करके देखने का मतलब क्या है, इसके अंदर हम देखेंगे कौन कौन सी संख्या रेखा यहां पर पड़ी है, इनमें से कौन कौन सी संख्या है, वो कौन कौन सी संख्या यहां पर रखी हुई है, उन संख्याओं को हम बहुत ही ज्यादा डीपली यहां पर स्टडी करने वाले हैं आज के वीडियो लेक्चर के अंदर। तो देखिए स्टार्ट करें आज का वीडियो लेक्चर यहां पर। तो देखिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या क्या होती है, तो जरा देखिए प्राकृत संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो हमारी संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। मतलब क्या कर रहे हैं यहां पर, ऐसी धनात्मक संख्या, क्या कह रहे हैं यहां पर, धनात्मक संख्याएं, ऐसी धनात्मक संख्याएं जो कहां से शुरू हो रही है बेटा, जो हमारी शुरू हो रही है 1 से लगाकर बेटा देखिए अनंत तक जाने वाली ऐसी धनात्मक संख्याएं, उन संख्याओं के जो समूह को, उन संख्याओं के जो समूह हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, प्राकृत संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। देखिए प्राकृत संख्याओं का जो शुरुआती बिंदु है वो क्या होता है बेटा, 1 होता है। 1 से लगाकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती है वो सारी की सारी क्या होती है बेटा, प्राकृत संख्याएं होती है। क्लियर हो गया होगा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। अब जरा देखिए इसके अंदर बहुत सारी संख्याएं होती है 1 से लेकर अनंत तक के बीच में, 1 से अनंत तक के बीच में संख्या, तो वो सारी की सारी क्या कहलाएगी बेटा, क्या कहलाएगी बेटा, धनात्मक प्राकृत संख्या कहलाएगी, धनात्मक प्राकृत संख्या कहलाएगी। अब जरा आगे चलते हैं यहां पर, तो अगली संख्या है हमारे पास यहां पर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याओं का समूह। क्या कहते हैं बेटा, जरा गौर से सुनिएगा, ऐसी संख्याओं का समूह जो कहां से शुरू होता है बेटा, 0 से शुरू होता है और अनंत तक चलता है। तो ऐसी धनात्मक संख्याओं का समूह, धनात्मक संख्याओं का समूह, धनात्मक संख्याओं का समूह जो कहां से शुरू होता है बेटा, 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, उसे बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, हम उन्हें पूर्ण संख्या बोलते हैं। देखिए पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याओं में जो अंतर क्या है बेटा, देखिए प्राकृत संख्या हमेशा कहां से शुरू होती है बेटा, 1 से शुरू होती है, और जो पूर्ण संख्या है ना बेटा वो कहां से शुरू होती है बेटा, 0 से शुरू होती है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बेटा यदि हम संख्या रेखा की बात करें, देखिए क्या करने वाला हूं यहां पर बेटा, संख्या रेखा की बात करूं तो संख्या रेखा के अंदर 0 होता है, 0 के बाद में 1 होता है, 2 होता है, फिर उसके बाद क्या होता है बेटा, 3, 4 और 5 और आगे ऐसे ही चलता रहेगा। और इधर क्या चलेगा बेटा, -1, -2, -3 और -4 चलते रहेंगे। अब जरा बात करते हैं यहां पर, देखिए यहां पर मैं बात करना चाहूं तो देखिए बेटा यदि मैं इस संख्या रेखा को यहां से शुरू करता हूं तो यहां से शुरू करने पर मुझे क्या मिलेगी बेटा, यहां से शुरू करने पर मुझे प्राकृत संख्याएं मिलेगी। क्या मिलने वाली है, प्राकृत संख्याएं मिलने वाली है। और जरा इस संख्या रेखा को चेंज कर देते हैं और जरा देखिए यहां पर मैं ब्लू कलर से दिखाऊंगा, यदि इन संख्याओं को
जीरो से शुरू कर देता हूं तो मुझे क्या मिलने वाली है बेटा, पूर्ण संख्या मिलने वाली है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक चलती है और क्या होनी चाहिए बेटा, धनात्मक संख्या होनी चाहिए। प्राकृत संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याओं का समूह जो धनात्मक हो और वो एक से शुरू होकर कहां तक जाए बेटा, अनंत तक जाए, तो उसे क्या हम बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा यहां पर क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। चलते हैं अब हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। देखिए अगला टॉपिक क्या है यहां पर, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है, जरा गौर से सुनिएगा। पूर्णांक संख्या ऐसी संख्या जो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक चले, क्या चले बेटा, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक चले, उन संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहती हैं। लेकिन पूर्णांक संख्याओं के बीच में यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, पूर्णांक संख्या हमेशा जो संख्या फिक्स संख्या होती है उसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सारी संख्या क्या कहलाती है बेटा, पूर्णांक संख्या कहलाती है। जरा गौर से देखिएगा, यहां पर यदि 0.1 कर दूं, यहां पर क्या कह लूं बेटा, 0.1 कर दूं तो 0.1 आपका पूर्णांक संख्या नहीं होगी। पूर्णांक संख्याओं का मतलब क्या होता है बेटा, यहां पर ये जो फिक्स संख्याएं होती है जैसे 0.1 0.2 ये ऐसी संख्याओं को बात नहीं कर रहे, दशमलव संख्याओं की बात नहीं कर रहे, यहां भिन्नात्मक संख्याओं की बात नहीं कर रहे, ऐसी संख्या जो एक फिक्स संख्या हो। फिक्स संख्या का मतलब क्या है बेटा, देखिए एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं मैं यहां पर। तो जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, क्या हो गया, 3 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ऐसी जो संख्याएं होती है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए ऐसी संख्याओं को पूर्णांक संख्या नहीं कहते हैं, यहां पर किसे नहीं कहते, 0.1 हो गया, यहां पर 0.2 हो गया है, यहां पे माइनस के 0.1 हो गया है, या फिर माइनस के 1/2 हो गया है। इस तरह की जो संख्याएं होती है जो दशमलव में लिखी जा सकती है या भिन्नात्मक संख्याओं में लिखी जा सकती है, वो पूर्णांक संख्या नहीं होती है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक चलने वाली ऐसी संख्याओं का समूह जो संख्या क्या होती है, एकदम फिक्स संख्या होती है, उसी को ही हम क्या बेटा बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं अपने माइंड में। देखिए इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, जरा गौर से देखिएगा। इससे पहले हमने पूर्ण संख्या पढ़ी थी, पूर्ण संख्या 0 से शुरू हो रही थी। उससे पहले हमने क्या पढ़ी थी बेटा, प्राकृत संख्याएं पढ़ी थी। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 से पढ़ी थी यहां पर। फिर उसके बाद में 0 को भी मैच किया था। उसके बाद में क्या किया बेटा, ऋणात्मक संख्याओं को भी हमने शामिल कर दिया है। अब देखिए यहां पर आप पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जरा गौर से देखिएगा। देखिए इससे पहले जितनी भी संख्या देखी थी वो सारी की सारी जो संख्याएं हैं बेटा वो एक फिक्स नंबर वाली संख्या है। फिक्स नंबर वाली संख्या का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, या फिर बोले -1 -2 -3 4 5 6, इस तरह की संख्याओं के बारे में पढ़ा था। लेकिन अब यहां हम क्या करने वाले हैं, आपके पास जो संख्या रेखा थी, देखिए संख्या रेखा क्या थी, यहां पर आपके पास क्या था बेटा, 0 था, उसके बीच में यहां पर आपके पास क्या था बेटा, 1 था। ठीक है, 0 और 1 के बीच में मैंने क्या किया बेटा, यहां पर मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया। यहां पर मैग्नीफाइड ग्लास क्या काम करता है बेटा, उस संख्या रेखा को जूम करने का काम करता है। तो जैसे ही मैंने उस संख्या रेखा को जूम किया तो संख्या रेखा को जूम करने के बाद मुझे यहां पर क्या दिखी बेटा, यहां पर परिमेय संख्या दिखी। क्या दिखी मुझे यहां पर, परिमेय संख्या दिखी। और परिमेय संख्या क्या संख्या होती है, जितनी भी आपके पास भिन्नात्मक संख्याएं होती है। कौन सी संख्या होती है बेटा, भिन्नात्मक संख्याएं होती है, उसी को ही हम परिमेय संख्या कहते हैं। यहां पर क्या कहते हैं बेटा, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन कौन सी भिन्नात्मक संख्या होती है उसके बारे में जरा पढ़ते हैं। तो देखिए ऐसी संख्याओं का समूह परिमेय संख्या कहलाता है जो p/q के फॉर्मेट में लिखा जाए। देखिए किसके फॉर्मेट में लिखा जाए बेटा, p/q के फॉर्मेट में लिखा जाए। और p/q का फॉर्मेट का मतलब क्या होता है बेटा, यहां पर जैसे मैं बोलना चाहूंगा 2/3 बोल दूं या फिर 4/5 बोल दूं, तो ऐसी संख्याओं का समूह जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जाए, जहां पर देखिए बेटा, यहां पर देखिए जरा, यहां पर क्या होता है, यहां पर देखिए ये ऊपर वाला आपके पास क्या कहलाता है, अंश कहलाता है यहां पर, और नीचे वाला आपके पास क्या कहलाता है बेटा, हर कहलाता है। तो हर का मान यहां पर 0 नहीं होना चाहिए। हर का मान यहां पर क्या होना नहीं चाहिए बेटा, 0 नहीं होना चाहिए। यदि हर का मान 0 हो जाता है तो ये संख्याएं परिमेय संख्या नहीं रहती है, ये संख्या अनंत संख्या में बदल जाती है। इसके बारे में आप क्लास 10 के अंदर बहुत अच्छे ढंग से स्टडी करेंगे। लेकिन यहां पर आप जरा समझिएगा कि p/q के फॉर्मेट में लिखे जाने वाली संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन उनको कब बोलते हैं, जब q का मान हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ जरा गौर कीजिएगा,
P और Q को विभाजित करने पर पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तभी हम उसे क्या बोलते हैं बेटा, परिमेय संख्याएं बोलते हैं। किसे बोलते हैं, परिमेय संख्या। जरा गौर से सुनिएगा वापस, परिमेय संख्या ऐसी संख्याओं का समूह जिसे हम P by Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। P by Q के फॉर्मेट में मतलब क्या हो गया बेटा, भिन्नात्मक संख्या में लिख सकते हैं, लेकिन भिन्नात्मक संख्या में उसका जो भाग है वो पूरा पूरा जाना चाहिए। देखिए जरा गौर से सुनिएगा किस तरीके से कम कर रहा हूं। यहां पर दो संख्याएं ले रहा हूं। देखिए बेटा, एक ले रहा हूं 1/3 और ले रहा हूं 1/2, एक ले रहा हूं 1/3 और एक ले रहा हूं 1/2। तो डिवाइड करके देखते हैं। यहां पर जरा देखिए, यहां पर 1/2 करता हूं, इनको हटा देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं रही है। तो जरा 1/2 और 1/3 को देखते हैं। यहां पर तो यहां पर लिया है मैंने 1/2। 1/2 का मतलब क्या हुआ, 2 के अंदर 1 का भाग करना है। जब आप 2 के अंदर 1 का भाग करते हैं यहां पर, तो क्या होता है, देखिए बेटा, 0 लगाते हैं, फिर पॉइंट लगाते हैं और यहां पर आ जाता है 0, और 2 पंजे क्या होता है बेटा, 10 हो जाता है, और यहां पर आपका भाग पूरा खत्म हो जाता है। तो 1/2 का तो रिजल्ट आपके पास आया है 0.5, और यहां पर आपके पास देखिए, यहां पर जो आपके पास शेषफल है वो क्या आया है, 0 आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा पूरा पूर्ण रूप से विभाजित है। ये क्या है बेटा, पूर्ण रूप से विभाजित है। अब जरा गौर करते हैं, यहां पर दूसरा हमने क्या एग्जांपल लिया है बेटा, यहां पर 1/3 लिया है। 1/3 का मतलब क्या होता है बेटा, 3 के अंदर 1 का भाग करना है, तो 3 के अंदर 1 का भाग करेंगे तो 0 लगाएंगे यहां पर, तो यहां पर 0 हो गया। अब क्या करें, 3 तीजा 9 होता है। 3 तिया कितना होता है बेटा, 9 होता है। पीछे आपके पास 1 बच जाएगा, फिर आप करेंगे तो 3 तिया यहां पर 0 होगा, और 3 तिया क्या होगा बेटा, 9 हो जाएगा। यहां पर 1 बचेगा 0 लगाने पर, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर यहां 1 बच जाएगा, फिर यहां क्या बचेगा, 0 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9 हो जाएगा, और इस तरह से भी आपका विभाजित नहीं होगा। कभी भी आपके पास यहां पर जो शेषफल का जो मान है आपके पास 0 नहीं आएगा, तो यहां पर रिजल्ट क्या आएगा, 0.333333 और ये अनंत तक चलते रहेंगे। ये कभी भी आपका इसका मान कभी भी 0 नहीं आएगा। तो देखिए यहां पर इन दोनों को समझाने का मतलब क्या है मेरा, जरा गौर से देखिएगा। तो जब हमारे पास किसी संख्या का पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। और जब हमारे पास पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है तो उसे हम परिमेय संख्या नहीं बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। अब देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है, अभी हम स्टडी करेंगे। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, उसको देख लेते हैं पूरा। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे पूर्ण रूप से विभाजित किया जा सकता है P by Q के फॉर्मेट में लिखने के बाद, तो उसी संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। अब यहां पर जो P और Q है वो हमारे पास पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या होना है, मतलब क्या होता है, एक फिक्स नंबर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि दशमलव संख्या ले लें आप, यहां पर दशमलव संख्या नहीं होनी चाहिए। जरा यहां पर देखिए आपके पास क्या होना चाहिए बेटा, पूर्णांक होना चाहिए। क्लियर हो गया होगा यहां पर। अब चलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है बेटा, यहां पर ऐसी संख्याओं का समूह या फिर ऐसी संख्याओं का समूह या ऐसी संख्या जिसे हम P by Q के रूप में ना लिख सके, P by Q के रूप में ना लिख सके, उस संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं बेटा, यहां पर बोला जा सकता है अपरिमेय संख्या। अब जरा गौर से सुनिएगा, P by Q के फॉर्मेट में भी आप इसे लिख सकते हैं, लेकिन उसका पूर्ण रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, तो वो वाली संख्या भी आपकी क्या कहलाएगी बेटा, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अब जरा देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जैसे √2 हो गया है, √3 हो गया है, 5/7 हो गया है, √5 हो गया है, √7 हो गया है, पाई हो गया है, और 0.0 देखिए ये आपके पास क्या हो रहा है, अनंत तक चल रहा है। यहां पर क्या लिख रहा है बेटा, अनंत तक चल रहा है। तो ऐसी संख्याओं का समूह, ऐसी संख्याएं जो क्या होता है बेटा, पूर्ण रूप से विभाजित ना हो या फिर P by Q के रूप में ना लिखा जाए, P by Q के रूप में ना लिखा जाए। अब जैसे देखिए पाई को बोलते हैं, तो पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा, 22/7 होती है। क्या होती है, 22/7 होती है। अब जब 22/7 को डिवाइड करके देखते हैं, इसको क्या करें, 22/7 को भाग देके देखते हैं, तो देखिए यहां पर लिखा मैंने 22 और यहां पर किया 7। अब जरा देखिए आपने एग्जाम में कभी ना कभी पढ़ा होगा कि 22/7 का मतलब, देखिए पाई का मतलब 22/7 होता है, और उसको हम 3.14 लिख लेते हैं। यस, देखिए 3.14 आया कहां से, उसको भी देख लेते हैं। तो 7 का भाग देता है 21 के अंदर, तो 7 × 7 = 7 या 21 होता है। तो यहां पर आपके बच गया 21, यहां पर आपके पास क्या बच गया बेटा, 1 पॉइंट लगाया, 0 आया। देखिए 7 एकम हो गया है 7, और 7 एकम 7 करने के बाद बच गया 3, 0 बचा। 7 एकम 7 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28 होता है बेटा यहां पर। तो यहां पर 28, पीछे क्या बच गया बेटा 2, फिर 0 आएगा, 7 एकम 7 7 दूनी 14, तो 7 दूनी 14, यहां पर 14, फिर कितना बच गया बेटा यहां पर 6, और ये चलता रहेगा अनंत। तो देखिए यहां पर जो
विभाजित करने पर, यहां पर हम इसे विभाजित करते हैं तो विभाजित का मान जो आपके पास आ रहा है, विभाजित का जो मान आ रहा है बेटा यहां पर, तो वो कितना आ रहा है बेटा 3.14 और आगे चलता जा रहा है, इसका रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं बेटा, अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। तो अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं, आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं। ऐसी संख्याएं या ऐसी संख्याओं का समूह भी बोल सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिसे पूर्ण रूप से विभाजित ना किया जा सके या फिर p बाय q के फॉर्मेट में ना लिखा जा सके, ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं बेटा, अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं। अच्छा, अब जरा यहां पर गौर कीजिएगा, अब हम क्या कर रहे हैं यहां पर देखिए, यहां पर हम सीख रहे हैं वास्तविक संख्याएं एवं उसके दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्या और उसके दशमलव प्रसार से मतलब क्या है यहां पर बेटा, कि आपके पास कोई भी संख्याएं दे रखी है। देखिए क्या कर रहे हैं यहां पर, कोई भी संख्या दे रखी है जो p बाय q के फॉर्मेट में है। p बाय q के फॉर्मेट में मतलब क्या है बेटा, यहां पर p बाय q के रूप में लिखी हुई भिन्नात्मक संख्याएं हैं। उन भिन्नात्मक संख्याओं को हम दशमलव संख्या में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें कर सकते हैं बेटा, दशमलव संख्या में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे। फिर दशमलव संख्या को वापस भिन्नात्मक संख्या में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, हमारे पास भिन्नात्मक संख्या है, भिन्नात्मक संख्याओं को दशमलव संख्या में बदलना है हमें। देखिए जरा देखिए यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर जरा गौर से सुनिएगा, यहां पर हम क्या कर रहे हैं बेटा, भिन्नात्मक संख्या है, भिन्नात्मक संख्या है, यहां पर भिन्नात्मक संख्याओं को मुझे बदलना है किसमें बेटा, दशमलव संख्या में। किसमें बदलना है बेटा, दशमलव संख्या में बदलना है। तो दशमलव संख्या में बदलने के लिए मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा बेटा, भाग करना पड़ेगा, और भाग आपको आता है। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए, यहां पर जो पहला एग्जांपल है उसके अंदर क्या किया है, 3/8 किया है, तो 3/8 से यहां पर जो रिजल्ट आया है 0.375 आया है। जरा दूसरा देखिए यहां पर, तो देखिए 8/9 है, 8/9 है, मतलब इसका रिजल्ट क्या है 0.8888 आ गया है। नेक्स्ट बात करेंगे यहां पर तीसरा, तो 6/7 है, तो इसका रिजल्ट क्या है 0.8577 ऐसे कुछ आया है। क्लियर, अब इनको दशमलव भिन्नात्मक संख्या से दशमलव संख्या में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, भाग करना पड़ेगा, और भाग सभी को आता है। क्लियर, ये हमारा काम हो गया। भाग करके हम क्या कर सकते हैं बेटा, भिन्नात्मक संख्याओं को दशमलव संख्या में बदल सकते हैं। अच्छा, अब जरा देखिए किस तरह से बदल सकते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसको जरा समझा देते हैं। तो यहां पर इसको हटा दूं यहां पर, तो जरा देखिए यहां पर इसी पहले एग्जांपल लिख लेते हैं, 3/8 को लेते हैं। तो 3/8 का दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे, दशमलव प्रसार का मतलब क्या होता है, दशमलव के रूप में विभाजित करना। तो जरा देखिए यहां पर क्या कर रहा हूं, 8 यहां 8 का भाग देना है मुझे 3 के अंदर, 8 का भाग देना है 3 के अंदर, तो पहले सबसे पहले क्या लगाऊंगा, 0 के बाद दशमलव लगाऊंगा। अब 8 के पहाड़े में 30 कब आता है या उससे कम संख्या कब आती है, तो देखिए 8 कम 8 8 16, 8 या 24 होता है, 8 या 24 8 चौक 32 हो जाता है, तो 8 चौक तो हो जाता है 32, मतलब 32 हो जाता है, तो उससे कम 8 या कितना होता है बेटा, 24 होता है। तो 8 या 24 किया, यहां पर बच गया आपके पास यहां पर 6, क्या बच गया बेटा, यहां पर 6 बच चुका है। और इसके देखिए 0 पॉइंट की वजह से यहां पर क्या आ जाएगा, पीछे 0 आ जाएगा। अब फिर से 8 के भाग देते हैं, तो 8 का 8 8 16 8 8 32 8 45 8 48 8 7 कितना हो गया बेटा, 56 हो चुका है। तो 8 7 यहां पर हो गया है 56, और 8 8 हो जाता है 64 64 हो जाता है यहां पर। तो जरा 8 8 56 हो गया, 56 के बाद यहां पर आपका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा, और यहां पर हो जाएगा 0। और 8 पंजे कितना होता है बेटा, 8 7 56 होता है, और 8 पंजे 40 होता है, तो यहां पर लिख दिया है 40, और यहां पे हो गया 0। तो यहां पर आपको दिख रहा है 0.0375 आपको इसका रिजल्ट दिख रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी वास्तविक संख्याओं को दशमलव संख्या में बदल सकते हैं। समझ में आ गया बेटा यहां पर। अब जरा गौर करते हैं यहां पर, देखिए यहां पर मैं गौर करता हूं, यहां पर जब मैंने क्या किया है 8/9 लिखा, 8/9 का लिखा है दशमलव प्रसार, तो यहां पर क्या आया है 0.8888 आया है। अब इसलिए अनंत तक तो हम लिख नहीं सकते, तो ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को एक और तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए किस तरह से लिखा जा सकता है, जरा गौर कीजिएगा। देखिए 0.888 है, इसका मतलब 8 क्या हो रहा है बेटा, बार बार रिपीट हो रहा है। 8 क्या हो रहा है बेटा, अनंत तक बराबर रिपीट हो रहा है। तो यहां पर 0.8 के ऊपर बार लगा लेते हैं। जो संख्याएं बार बार रिपीट करती हो उन संख्याओं के ऊपर हम बार लगा लेते हैं, तो उनसे का मतलब क्या होता है कि वो संख्याएं बार बार रिपीट कर रही है, अपने आप को बार बार पुनरावृत्ति कर रही है, तो इसलिए हम उसकी जगह क्या लगा देते हैं बेटा, बार लगा लेते हैं। तो इन संख्याओं को किस तरह से लिखा जा सकता है, क्लियर हो गया होगा अब आपको।
अब जरा गौर से देखिएगा 6/7 करा तो इसका क्या है अनंत तक चल रहा है, लेकिन ऐसी संख्या है जो इसके अंदर एक भी बार रिपीट नहीं हो रही है। जरा गौर करिए कौन सी संख्या रिपीट हो रही है यहां पर, तो देखिए 857 तक यहां पर चल रहा है, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है 142 आ रहा है और यहां पर फिर से 142 आ चुका है। तो ये असंख्याएं आपके पास क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो इनका संख्याओं का दशमलव प्रसार को एक और तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए किस तरह से लिखा जा सकता है, 0.8571428557। क्लियर, यहां तक लिया। अब 142 वापस रिपीट हो रहा है, तो देखिए कहां से रिपीट हो रहा है, 142 के ऊपर रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर लगा दिया है मैंने बार। समझ में आ गया बेटा यहां पर किस तरह से इसको करना है। जब कभी भी संख्याएं आपकी जिस संख्या के ऊपर पुनरावृत्ति शुरू हो जाए, क्या हो जाए बेटा, पुनरावृत्ति शुरू हो जाए, उन संख्याओं के ऊपर हमें क्या लगाना है, बार लगाना है। क्लियर। अब चलते हैं यहां पर, देखिए हमारे पास हमने निकाला वास्तविक संख्याओं से दशमलव संख्या निकाली। क्या निकाली बेटा, अभी अभी हमने क्या किया है, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार हमने देखा है। क्या कर सकते हैं यहां पर, हम भाग करेंगे। अब जरा देखिए उनके दशमलव प्रसार से वास्तविक संख्याएं कैसे निकाली जा सकती है। तो जैसे हमारे पास संख्या आ गई, उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे यही संख्या आ गई है 0.375 आ गया है, 0.375 आ गया है। अब मुझे इसको वास्तविक संख्या में बदलना है या फिर इसे भिन्नात्मक संख्या में बदलना है, तो किस तरीके से बदल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो संख्या का दशमलव है उस संख्या के दशमलव को हटा दीजिए। तो दशमलव को जैसे ही हटाएंगे तो 0.375 को इस तरह लिखेंगे, जैसे ही दशमलव को हटाएंगे दशमलव की जगह आप लगा दीजिए 1, दशमलव की जगह क्या लगा दीजिए बेटा, 1 लगा दीजिए। अब दशमलव के बाद में जितनी भी संख्या हैं उन संख्याओं के अनुसार 0 लगा दीजिए। तो उन संख्याओं के अनुसार हमने लगा दिए हैं उतने 0। तो ये हो गया है आपका दशमलव संख्याओं का वास्तविक संख्या के रूप में, दशमलव संख्याओं का वास्तविक संख्या के रूप में लिखने का तरीका। क्लियर हो गया होगा। अब इसको आप यहां पे सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई करने का मतलब काट पीट करेंगे तो आपको 3/8 आपका इसका रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन जरा देखिए यहां पर हमारा जो मेन मोटिव क्या है कि 0.8 के ऊपर बार लगा हुआ है, बार का मतलब होता है अनंत तक चलना। तो क्या सर इसको अनंत तक 0 लिखेंगे, नहीं, इसको अनंत तक 0 नहीं लिखना है। तो सर इनका दशमलव प्रसार किस तरह से लिखा जा सकता, दशमलव संख्या से वास्तविक संख्या में कैसे लिखा जा सकता है। तो जरा गौर करते हैं इसको, संख्याओं को किस तरह से लिखते हैं। तो यहां पर हमने एक उदाहरण लिया है, वही उदाहरण लिया है, 0.888 लिखा है और यहां पर 0.88 को क्या लिखा है, 8 के ऊपर बार लिखा है। अब मुझे क्या करना है, इसको p/q के फॉर्मेट में लिखना है, मतलब भिन्नात्मक संख्याओं में बदलना है। और इसको भिन्नात्मक संख्याओं में जरा देखते हैं किस तरीके से बदला जा सकता है। तो देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसको भिन्नात्मक संख्याओं में बदल रहा हूं। तो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं, x = देखिए जरा गौर कीजिएगा, x = मैंने लिखा है यहां पर, और ये x का जो मान है वो 0.8 के ऊपर बार है। क्लियर। इसको लिखने का जो तरीका है वो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, दशमलव संख्याओं को भिन्नात्मक संख्या में कैसे बदल सकते हैं, उस तरीके से नहीं किया जा सकता। थोड़ा मेथड है उसको जरा समझ लीजिए किस तरीके से किया जा सकता है। x = क्या लिखा हुआ है बेटा यहां पर 0.888888 एंड सो ऑन 8 तक लिखा हुआ है। क्लियर। अब जरा गौर से सुनिएगा मैं क्या कहने वाला हूं। इसको बना दिया है मैंने समीकरण नंबर 1, इसको क्या बना दिया बेटा, समीकरण नंबर 1। अब जरा गौर से सुनिएगा, जिस संख्या के ऊपर बार है, जितनी भी संख्या के ऊपर बार है उसको क्या कीजिए, इस x से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। जैसे यहां पर कितने के ऊपर बार है, केवल 8 के ऊपर बार है, और 8 कितनी संख्या है, केवल एक संख्या है। यदि मान लेते इसकी जगह यहां पर 0.69 होता और इन दोनों के ऊपर बार होता, तो इसका मतलब क्या है बेटा, यहां पर किससे गुणा करवाते, 100 से गुणा करवा देते। लेकिन यहां पर क्या है, केवल 8 के ऊपर बार है, इसलिए क्या करना पड़ेगा मुझे बेटा, 10 से ही यहां पर गुणा कराना पड़ेगा। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इस 10 को गुणा करा रहा हूं, 10 को 10, इसको 10 को संख्या जो क्या है बेटा, इक्वेशन देखिए क्या कर रहा हूं यहां पर, समीकरण नंबर कौन सी है बेटा, 1 को 10 से गुणा कराने पर, 10 से गुणा कराने पर, देखिए 10 से क्या करा रहे हैं बेटा, गुणा कराने पर तो क्या रिजल्ट आता है बेटा, देखिए यहां पर 10 गुणे x = और इस पूरी संख्या को 10 से गुणा करवाते हैं। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, 10 गुणे 0.8888 करवाने जा रहे हैं। तो देखिए 10.0.88 करा रहे थे, पॉइंट हटा देते हैं तो यहां पर 1.10 ऐसे कुछ आएगा यहां पर, और देखिए 1 से 1 कट जाएगा यहां पर, तो पीछे क्या बचेगा बेटा, 8.888 बचेगा, 8.88 बन जाएगा। यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए 0.888 ले लीजिए केवल, और इसको 10 से गुणा करवा दीजिए। तो 10 से गुणा करवाने पर आपका जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है, जरा देखिएगा यहां पर 888
8 8 8 और इसको 0 से गुणा कराएंगे तो आपके पास 8 रहेगा। ओके, अब देखिए यहां पर 0 8 8 8 रहेगा और 3 संख्याओं के बाद दशमलव है तो 3 संख्याओं के बाद दशमलव आ गया। तो जरा देखिए क्या रिजल्ट आया है, 8.888888 चलता रहेगा और ये हो गया है 2। ठीक है, आपको यहां पर समझ में आ गया होगा किस तरह से किया है। अब जरा गौर से सुनिएगा, जो समीकरण नंबर 2 है, समीकरण नंबर 2 को 1 से घटाने पर क्या कर रहे हैं हम यहां पर, घटाने पर देखिए घटाने पर हमारे पास यहां पर क्या रिजल्ट आता है, जरा उसकी गौर से सुनिएगा। तो देखिए यहां पर समीकरण नंबर जो 2 है उसको लिख लेते हैं यहां पर। तो समीकरण नंबर 2 क्या है बेटा, 10x = 8.888888 एंड सो ऑन चल रहा है। और समीकरण नंबर जो 1 है वो क्या है, x = 8 देखिए क्या है बेटा 0.8888 और 8 एंड सो ऑन चल रहा है। क्लियर, यहां पर देखिए यही लिखा हुआ है। अब क्या कर रहे हैं, इन दोनों को घटा रहे हैं। तो घटाने का तरीका क्या होता है, इस तरह से घटा देते हैं। तो देखिए 10 में से मैंने क्या किया है बेटा, 10x में से 10 गुणे x को से x को घटाया है तो यहां पर क्या आएगा बेटा 9x आ जाएगा इजिकल टू साइन के साथ। देखिए 8 में से 0 को घटाते हैं तो 8 आ जाएगा, दशमलव संख्या वहीं रहेगी। और ये 8888 में से ये देखिए ये 888 में से इस 888 को घटाते हैं तो यहां पर जो रिजल्ट आएगा बेटा यहां पर क्या आएगा 0.000000 आने वाला है। ठीक है बेटा यहां पर। तो देखिए x का जो मान आया है वो 8/9, इस 9 को गुणे में है तो उधर ले जाते हैं तो किस में बदल जाएगा बेटा, भाग में बदल जाएगा। तो जैसे ही भाग में बदलेगा तो यहां पर जो रिजल्ट आया है बेटा क्या आ गया है 8/9 आ चुका है। और इस तरीके से हमने क्या किया है, जो दशमलव संख्या थी, जो अनंत तक चलने वाली दशमलव संख्या थी उसको भिन्नात्मक संख्या में लिख लिया है। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से। देखिए 0.888 का जो रिजल्ट है, 0.88 का जो रिजल्ट है बेटा जरा देखिए यहां पर क्या आया है, यहां पर देखिए क्या आया है 8/9 आ रहा है। और जरा हमने भी जीरो निकाला है, वो भी हमने क्या निकाला है 8/9 ही निकाला है। क्लियर हो गया होगा आप किस तरीके से दशमलव संख्या से भिन्नात्मक संख्या में जा सकते हैं और भिन्नात्मक संख्या से दशमलव संख्या में जा सकते हैं। क्लियर, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो और हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी इसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के लिए बोलिए, ताकि इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं उन सब्जेक्ट का आपको पूरा ज्ञान हो सके। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।